Welcome student, welcome to another video tutorial from Sivaji Group of Institution. Today we are going to start a new chapter. The chapter is evolution after the origin of life. This chapter is very important for your examination point of view. And in Hindi it is called जैव विकास. जैव विकास evolution chapter आपका start होने जा रहा है. Origin of life के बाद ये chapter आता है. तो सबसे पहले बात करते हैं कि इवोल्यूशन होता क्या है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि निम्न कोटि के जो जंतु होते हैं, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो धीरे धीरे डेवलप्ड हुए और डेवलप्ड होके ये हायर इंडिविजुअल्स में, हायर एनिमल्स में कन्वर्ट हो गए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हायर एनिमल्स में कौन सा आते हैं, मैमल्स आते हैं, और मैमल्स में जो सबसे टॉप मोस्ट एनिमल्स होते हैं वो होते हैं ह्यूमंस। ह्यूमंस को टॉप एनिमल्स कहा जाता है। We are also just like an animal, okay? तो यहाँ पर बात करेंगे जैव विकास की। जैव विकास क्या होता है? जैव विकास एक क्रमिक घटना है जिसमें लो कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स, लोअर ऑर्गेनिजम्स धीरे धीरे डेवलप होकर हायर ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हुए। इसी को हम जैव विकास कहते हैं। तो सबसे पहले जैव विकास के सबसे पहले हेडिंग की बात करेंगे, जैव विकास के क्या क्या प्रमाण हैं। What are the evidences of इवोल्यूशन? इवोल्यूशन के क्या क्या प्रमाण हैं, मतलब क्या चीजें हैं, कैसे हमें पता चला कि इवोल्यूशन हुआ है। तो इसके बहुत सारे प्रमाण दिए हुए हैं नीचे, और इन सबकी स्टडी हम एक एक करके करेंगे। सबसे पहले जैव विकास के प्रमाण, व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो सबसे पहला जो प्रमाण मिलता है वो हमको मिलता है, सबसे पहला जो एविडेंस मिलता है वो हमको मिलता है जीवों के वर्गीकरण से प्रमाण। किससे मिलता है? जीवों के वर्गीकरण से प्रमाण। इंग्लिश में इसे बोलते हैं एविडेंसेस फ्रॉम क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी से हमको कैसे प्रमाण मिलते हैं, मतलब जीवों के वर्गीकरण से जो प्रमाण मिला हुआ है, एविडेंसेस फ्रॉम क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी, यानी कि टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन में कैसे हम ढूंढेंगे कि हमारा इवोल्यूशन हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका एविडेंसेस फ्रॉम क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी से। तो इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर आपका आता है जीवों की तुलनात्मक संरचना से प्रमाण। जीवों की तुलनात्मक संरचना से प्रमाण, एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी आपको पता है क्या होता है? व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। बाहरी आकृति की जब हम बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो बाहरी संरचना के आधार पर हम जीवों को कैसे उसके कैसे हम एविडेंस देंगे, ये बात करेंगे इस पॉइंट में। आगे बात आती है अवशेषी अंगों से प्रमाण, यानी कि एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, तो ये भी सबूत देते हैं, प्रमाण देते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। उसके बाद बात करेंगे संयोजी कड़ी से प्रमाण अथवा कनेक्टिव लिंक से प्रमाण। जो एविडेंसेस फ्रॉम कनेक्टिव लिंक्स, जो कनेक्टिव लिंक्स होती हैं वो कैसे एविडेंसेस देती हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। उसके बाद बात करेंगे पूर्वजता की या प्रत्यावर्तन से प्रमाण। इसको इंग्लिश में एटाविज्म और रिवर्सन भी कहते हैं। ये भी हम बताएंगे आगे क्या होता है एटाविज्म और रिवर्सन। तो इस पॉइंट में से भी हमको एविडेंस मिलता है कि इवोल्यूशन हुआ है। उसके बाद तुलनात्मक भ्रूणकी से प्रमाण मिलता है। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी से, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी से भी हमें प्रमाण मिलता है कि इवोल्यूशन होता है। ये और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक करके हम सारे पॉइंट को ध्यान से समझेंगे, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड में। तो सबसे पहले बात करते हैं जीवों के वर्गीकरण से प्रमाण, एविडेंसेस फ्रॉम क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। जीवों को जब हम एक क्रमिक रूप से रखते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं, और यही उनके नामकरण की प्रक्रिया को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी किसके अंतर्गत आती है? ये आती है क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी जो होता है जीवों को क्रमिक रूप से रखना। तो जीवों के वर्गीकरण से क्या प्रमाण मिलता है, इसके बारे में बात करते हैं। जीवों के वर्गीकरण में हमें ये देखने को मिलता है कि जो निम्न कोटि के जंतु होते हैं और जो उच्च कोटि के जंतु होते हैं, इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है उससे हमें एविडेंसेस मिलता है, उससे हमें एविडेंस मिलता है कि इवोल्यूशन हुआ है।
जैसे कि एक एग्जांपल से इसकी बात करेंगे कि आप सभी लोगों को पता है कि जीवों की जो जीवित जातियां हैं लगभग 17 लाख से भी ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं और ये 17 लाख से भी ज्यादा स्पीशीज ये सारे एनिमल्स की होती हैं। तो इतनी सारी स्पीशीज में हमने क्या किया, जो एक जैसी स्पीशीज थी उनको एक साथ रख लिया और जो थोड़ी अलग थी उनको एक अलग कर दिया। तो इस प्रकार से जो एक जैसी स्पीशीज थी उनको सबको एक साथ रखने से इससे हमें ये प्रमाण मिलता है कि इस तरीके से हमारा जैव विकास हुआ होगा, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ होगा। अब जैसे एक एग्जांपल से इसको अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। एग्जांपल जैसे मान लीजिए फिशीज, मछलियां जो होती हैं, फिशीज से क्या बना हमारा, फिशीज से हमारे एम्फीबियंस बने, और फिशीज से एम्फीबियंस बने, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स बने, फिशीज से एम्फीबियंस बने, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स बने, और रेप्टाइल से क्या बना, एबीज बना, रेप्टाइल से क्या बना, एबीज, और एबीज के बाद किसका फॉर्मेशन हो गया, मैमल्स का फॉर्मेशन हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये जो फिशीज था, फिशीज से एम्फीबियंस बना, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स बने, और रेप्टाइल से एबीज बने, एबीज से फिर मैमल्स बना। तो यहाँ पर हमको ये लग रहा है कि जो मछली थी, फिशीज थी, और जो एम्फीबियंस थे, एम्फीबियंस जो थे, उसके बाद जो रेप्टाइल्स थे, रेप्टाइल्स के बाद एबीज, एबीज के बाद मैमल्स। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एक क्रमिक विकास चल रहा है। देखिए यहाँ से एक क्रमिक विकास चल रहा है, और ये सारे फिशीज हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एबीज हो गए, और ये मैमल्स हो गए, ये सारे किस फाइलम में आते हैं, मतलब ये किंगडम किस किंगडम में आते हैं, ये किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। किसमें आते हैं, एनिमेलिया में आते हैं। ठीक है, किस फाइलम में आते हैं, ये फाइलम किस फाइलम में आते हैं, ये सारे किंगडम एनिमेलिया फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं। किस फाइलम में आते हैं, कॉर्डेटा फाइलम में आते हैं। और सब फाइलम कौन सा है इनका, सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। इनका सब फाइलम क्या है, वर्टिब्रेटा। तो यहाँ पर ये किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा और सब फाइलम वर्टिब्रेटा, यहाँ पे जितने भी सदस्य आप देख रहे हैं, फिशीज हो गया, एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, एबीज हो गया, और ये मैमल्स हैं, ये किस सब फाइलम में रखे गए, वर्टिब्रेटा में रखे गए। भाई वर्टिब्रेटा में क्यों रखा गया है इनको, वर्टिब्रेटा में इसलिए रखा गया है क्योंकि इनके शरीर के अंदर वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, और वर्टिब्रल कॉलम कशेरुक दंड जिसे हिंदी में कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम पाए जाने की वजह से इनको सबको हमने एक साथ रख दिया, इसके साथ एक साथ रख दिया। तो कहने का मतलब है ये सब वर्टिब्रेटा में आते हैं। अच्छा, नॉन कॉर्डेट्स की बात करें तो नॉन कॉर्डेट्स में हमारे कौन कौन आते हैं, जितने भी प्रोटोजोआ से लेके जैसे प्रोटोजोआ हो गया, पोरीफेरा, सीलरडेटा, एस्केलेमेंथिस, एनिलिडा के बाद मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा के बाद आर्थ्रोपोडा। तो ये जितने भी सदस्य सब नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं। इसमें आते हैं नॉन कॉर्डेट्स में, ये सब नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं, फाइलम नॉन कॉर्डेटा में आते हैं, और सब फाइलम नॉन इनवर्टिब्रेटा में आते हैं। किसमें आते हैं, इनवर्टिब्रेटा में आते हैं। तो उनको हमने अलग कर दिया क्योंकि वो हम जो है इस वर्टिब्रेटा से तुलना नहीं खाते थे। क्यों नहीं खाते, क्योंकि उसमें सब फाइलम वर्टिब्रेटा में इन चीजों को सब फाइलम वर्टिब्रेटा में क्यों रखा गया, इसलिए रखा गया क्योंकि इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं, इनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। और जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, अर्थात प्रोटोजोआ से लेकर आर्थ्रोपोडा तक, उनको हमने किसमें रखा है, इनवर्टिब्रेटा में रखा है, क्योंकि उसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता। तो यहाँ से हमको ये एविडेंस ऑब्टेन होता है, ये एविडेंस प्राप्त होता है कि एक क्रमिक विकास हुआ होगा, और वो जो क्रमिक विकास हुआ होगा उसमें कोई ना कोई एक को एंसेस्टर होगा, कोई ना कोई एक को एंसेस्टर रहा होगा जो फिशीज जैसा था, मछलियों जैसा होगा, उसी से क्रमिक विकास हुआ, और क्रमिक विकास होने के बाद मैमल्स का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ से हम क्या पता लगा सकते हैं, जीवों के वर्गीकरण से प्रमाण
से हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर एवोल्यूशन हुआ है। तो पहला तो सबूत ये हो गया कि जीवों के वर्गीकरण से प्रमाण। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। डिसीज एंड रेप्टाइल्स एंड और मैमल्स सब किसमें, सब फाइलम में, वर्टिब्रेटा में। क्यों है? क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। प्रोटोजोआ से लेके आर्थ्रोपोडा तक के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे मेंबर्स इनवर्टिब्रेटा में रखे गए हैं, क्योंकि उसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता। तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्रमाण दे सकते हैं, यहाँ पर एविडेंस दे सकते हैं कि इवोल्यूशन इस तरीके से क्रमिक इवोल्यूशन हुआ होगा। और इस क्रमिक इवोल्यूशन में एक ऐसा को एंसेस्टर रहा होगा जो मछलियों जैसा होगा, उसी मछलियों से उसी एंसेस्टर से स्पीशीज बनी, स्पीशीज से फिर एम्फीबियंस बने, एम्फीबियंस से फिर रेप्टाइल्स बने, रेप्टाइल से फिर एबीज बने, एबीज से फिर मैमल्स बन गए। तो ये तो बात हो गई जीवों के वर्गीकरण से प्रमाण। अब बात करते हैं जीवों की तुलनात्मक संरचना से प्रमाण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तो क्वेश्चन एक बोर्ड एग्जाम में 100% आता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। ये क्वेश्चन 100% आता है, जीवों की तुलनात्मक संरचना से प्रमाण तथा एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी का मतलब आकृति के हिसाब से जो है इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज नोन एज होमोलॉजी, होमोलॉजी एंड सेकंड इज नोन एज एनालॉजी। कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, तुलनात्मक संरचना की बात करेंगे, तो इसका मतलब हम देखेंगे क्या है, मॉर्फोलॉजी देखेंगे ऑर्गेनिज्म की, उसका शरीर कैसा है, उसकी आकृति कैसी बनी हुई है। तो जीवों की तुलनात्मक संरचना के आधार पर या एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी के आधार पर ये दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला कहलाता है होमोलॉजी और सेकंड कहलाता है एनालॉजी। इसको हिंदी में होमोलॉजी को हम बोलते हैं समरूप, समरूपता, समरूपता। और ये जो एनालॉजी है इसको हिंदी में हम कहते हैं, सॉरी उल्टा हो गया, ये जो होमोलोगस है इसको हिंदी में हम समजात कहते हैं। क्या कहते हैं? समजात कहते हैं, समजात कहते हैं। और इसको हिंदी में हम कहते हैं समरूपता, समरूपता। ठीक है, तो हिंदी में होमोलॉजी को क्या कहा जाता है? समजात कहा जाता है, और एनालॉजी को क्या कहा जाता है? समरूपता कहा जाता है। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से ध्यान से समझेंगे। व्हाट इज होमोलोगस ऑर्गन्स, या होमोलॉजी क्या होता है और एनालॉजी क्या होता है। देखिए यहाँ पर आपको इसको याद रखने के इसके एग्जांपल्स बहुत पूछे जाते हैं, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके एग्जांपल बहुत आते हैं पूछने के लिए। वो कंपैरिजन कर देंगे, दो ऑर्गन्स आपको दे देंगे, पूछेंगे कि कौन सा होमोलोगस है या वो कौन सा एनालॉगस है। इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो होमोलॉजी को समझने के लिए और एनालॉजी को समझने के लिए यहाँ पर आपको एक ही चीज को याद रखना है, दूसरे को उसका उल्टा कर देना है, बस याद रखिएगा। अगर आप ये दोनों चीजें याद करेंगे तो 100% कंफ्यूज हो जाएंगे और फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। यहाँ पर हम एक चीज को याद रखेंगे, दूसरे को उसका उल्टा कर देंगे, तो डेफिनेशंस भी बन जाएंगी इनकी। तो हम याद किसको रखेंगे? हम याद रखेंगे होमोलॉजी को। इसको याद रखेंगे, होमोलॉजी को। हिंदी में इसे समजातता कहते हैं या समजात कहते हैं। समजातता, जैसा कि आप यहाँ से समझ में आ रहा है, सम का मतलब होता है एक समान, एक जैसे। जात का मतलब होता है एक ही जात के। यहाँ पर जात से मतलब ये है कि इनकी जो ओरिजिन होती है वो सेम होती है। यानी कि व्हाट इज होमोलोगस या होमोलॉजी क्या होते हैं, या होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऐसे अंग, शरीर में पाए जाने वाले ऐसे अंग जिनकी ओरिजिन सेम होती है, ओरिजिन सेम होती है, ओरिजिन सेम होती है। बस सेम क्या रखना है? समजात है, तो उनकी जात एक जैसी होगी। यानी कि ओरिजिन, उनकी उत्पत्ति जो होगी वो सेम होगी, एक ही जगह से उत्पन्न होंगे, चाहे वो मीसोडर्म से उत्पन्न हो रहे हो भ्रूण के, यानी कि एम्ब्रियो के मेसोडर्म से उत्पन्न हो रहे हैं, एक्टोडर्म से या एंडोडर्म से उत्पन्न हो रहे हैं। इन तीन लेयरों से ही उत्पन्न होता है पूरा शरीर। ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो यानी कि यहाँ पर होमोलोगस में क्या होगा? ओरिजिन सेम होगी। क्या सेम होगा? ओरिजिन सेम होगी।
तथा ऐसे जंतु या ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति तो एक जैसी होती है परंतु उनके जो कार्य होते हैं अर्थात उनके जो वर्ग होते हैं, जो कार्य होते हैं वो मुख्यतः एक जैसे नहीं होते। कहीं कहीं पर आपको एक जैसे मिल जाएंगे, ये याद रखिएगा। पूर्ण रूप से इनकी जो ओरिजिन होती है, जो उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति सेम होती है, उत्पत्ति एक ही जैसी होती है, कार्य अलग अलग होते हैं। कहीं कहीं पर कार्य एक जैसे हो जाते हैं लेकिन मुख्यतः कार्य कैसे होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो इस चीज को अगर आप याद रखेंगे तो आपको होमोलोगस की परिभाषा भी बन जाएगी। होमोलोगस या समजात अंग क्या होते हैं? ऐसे अंग जो उत्पत्ति के आधार पर एक जैसे होते हैं तथा एक ही जैसी उत्पत्ति होती है परंतु उनके कार्य अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे अंगों को हम समजात अंग कहते हैं। अब इसका उल्टा कर दीजिए तो समरूपता का आपको डेफिनेशन मिल जाएगा, एनालॉजी का डेफिनेशन मिल जाएगा। तो इसमें क्या सेम होगा? इसमें फंक्शन एक जैसा होगा, कार्य एक जैसा होगा, ओरिजिन डिफरेंट हो जाएगी अर्थात वो भ्रूण के एक्टोडर्म मेसोडर्म किसी न किसी अलग अलग लेयर से मिलकर बने होंगे, यानी कि उनकी ओरिजिन डिफरेंट होगी। और यहाँ पर क्या, यहाँ ओरिजिन सेम है तो इसका उल्टा कर दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगी? ओरिजिन डिफरेंट हो जाएगी और वर्ग जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा सेम हो जाएगा। वर्ग कैसा हो जाएगा? सेम। यहाँ ओरिजिन सेम है तो वर्ग कैसा हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा डिफरेंट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर होमोलोगस और एनालोगस की डेफिनेशन देंगे। व्हाट इज होमोलोगस ऑर्गन्स? होमोलोगस ऑर्गन्स आर दोस टाइप ऑफ ऑर्गन्स व्हिच हैविंग द सेम these organs can be developed from the same embryonic stage but their work are different। ऐसे अंग जो जिनकी उत्पत्ति तो एक जैसी होती है परंतु उनके कार्य कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं या समजात अंग कहते हैं। समरूपता क्या होते हैं? ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति तो अलग अलग होती है परंतु उनके कार्य एक जैसे होते हैं, उनको समरूपता कहते हैं। एक याद रखना है आपको, दोनों नहीं याद रखना, दोनों याद रखेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो एक को याद रखिएगा कि होमोलोगस क्या होते हैं और एनालोगस क्या होते हैं। अब बात करते हैं एग्जांपल की। तो सबसे पहले एग्जांपल की बात करेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स, समजात अंगों के उदाहरण। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, देखिए मछलियों में मछली से लेकर के मैमल्स तक यानी कि स्पीशीज से लेकर के मैमल्स तक जितने भी ऑर्गेनिज्म, जैसा कि पिछली अभी थोड़ी देर पहले बताया था, स्पीशीज हो गया, एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, बीज हो गया, मैमल्स हो गए, ठीक है। तो ये जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, इसमें टू टाइप्स के अपेंडेजेस पाए जाते हैं। टू टाइप के अपेंडेजेस पाए जाते हैं। ऐसे जंतुओं में टू टाइप्स के अपेंडेजेस पाए जाते हैं जो लैटरल अपेंडेजेस कहलाते हैं। दो जोड़ी लैटरल अपेंडेजेस कहलाते हैं। पहला जो अपेंडेज होता है उस अपेंडेज को हम पेक्टोरल अपेंडेज कहते हैं। क्या कहते हैं? पेक्टोरल अपेंडेज कहते हैं। दूसरा जो होता है उसको पेल्विक अपेंडेज कहते हैं। लैटरल अपेंडेजेस के एग्जांपल है, याद रखिएगा। होमोलोगस ऑर्गन में कैसे दो जोड़ी लैटरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका पेक्टोरल अपेंडेजेस और दूसरा होता है पेल्विक अपेंडेजेस। तो पेक्टोरल अपेंडेजेस और पेल्विक अपेंडेजेस। लैटरल अपेंडेजेस लैटरल साइड में है, ये लैटरल साइड होती है, ये लैटरल साइड। ये कौन सी साइड है? डॉर्सल साइड है, ठीक है। डॉर्सल साइड ये हो गई, ठीक है। पोस्टीरियर साइड ये हो गई, ये साइड किनारे वाली जो साइड है ये लैटरल साइड है। तो इस साइड में दो प्रकार के अंग पाए जाते हैं। देख लीजिए आप, दो प्रकार के अंग पाए जाते हैं। पहला कैसा? पेक्टोरल अपेंडेजेस। ये जो पहले वाले हैं दीज आर कॉल्ड पेक्टोरल अपेंडेजेस और नीचे वाले जो लेग्स होते हैं ना वो हमारे पेल्विक अपेंडेजेस कहलाते हैं। पेक्टोरल अपेंडेजेस इसलिए कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको पता
वाली जो बोन होती है दैट इज नोन एज पेक्टोरल बोन, ये पेक्टोरल बोन होती है। तो यहाँ से जो अंग निकलते हैं उनको हम बोलते हैं पेक्टोरल अपेंडेजेस और पेल्विक, जैसा आपको पता है हिप बोन किसे कहते हैं, पेल्विक गर्डिल को कहते हैं। जो पेल्विक गर्डिल होती है ये बोन जो होती है, ये पेल्विक गर्डिल जो बोन होती है इससे जो अपेंडेजेस निकलते हैं, जो बांग निकलते हैं उनको हम पेल्विक अपेंडेजेस कहते हैं। तो पिसीज से लेकर के, ध्यान रखिएगा, पिसीज से लेकर के मैमल्स तक जो ये पेक्टोरल अपेंडेजेस हैं और ये जो पेल्विक अपेंडेजेस हैं इनकी ओरिजिन एक जैसी होगी, सब वर्टिब्रेटा में रखे गए हैं। उदाहरण देखिए, क्योंकि इसके तो एक जैसे हैं तो हमने वर्टिब्रेटा में रख दिया इनको। पहचानेंगे कैसे कि होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं कैसे होते हैं, ये पहचानना भी पड़ेगा आपको। कैसे कैसे पहचानेंगे, पहले ओरिजिन देखेंगे सेम, और अगर वो एक ही ग्रुप में रखे होंगे तो सीधी सी बात है जब भी रखे गए होंगे जब उनकी ओरिजिन एक जैसी हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेटरल अपेंडेजेस है, पेक्टोरल अपेंडेजेस और पेल्विक अपेंडेजेस, इसको हम फोर लिम्ब भी कहते हैं। ये जो आगे वाला हिस्सा फोर लिम्ब कहलाता है और जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको हिंड लिम्ब कहते हैं। लिम्ब का मतलब होता है पैर, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को टेट्रापोड्स में रखा गया है, चार चतुर पद गमन, चतुर यानी कि चार पैरों से गमन करने वाले। ये हमारे चार पैर है, दो हाथ, तो ये तो अभी हमारे जब ह्यूमंस में जब इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन के दौरान पहले तो ये चार जो पाए जाते थे, इवोल्यूशन पहले तो जितने जब चलते थे वो सब चार पैरों से चलते थे, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ तो ये दोनों हैंड फ्री हो गए, ठीक है। ये कहने का मतलब जो फोर लिम्ब थे उनका फंक्शन अलग हो गया और हिंड लिम्ब का फंक्शन अलग हो गया। इसकी भी आगे आपको पता चलेगा इवोल्यूशन ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि कि पहले क्या था, जब चार पैर थे तो चारों पैर जो थे किसमें एंगेज थे, रनिंग करने में एंगेज थे, दौड़ने में एंगेज थे। अब जब ये फ्री, अब ये जब डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ, तो ये जो फोर लिम्ब है ये फ्री हो गए दूसरा काम करने के लिए, गमन का काम इनका रहा, मोशन का काम पैरों का हो गया और ये फ्री हो गए दूसरे काम करने के लिए। तो ये इवोल्यूशन के दौरान हुआ होगा, आगे चल के इसको बताया भी जाएगा आपको। तो इस तरीके से जो होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ये जो है उसमें एग्जांपल्स आते हैं लेटरल अपेंडेजेस, दो बार होते हैं पेक्टोरल और पेल्विक अपेंडेजेस। पेक्टोरल अपेंडेजेस जो है इनकी ओरिजिन सेम होती है और पेल्विक अपेंडेजेस इनकी अपनी सेम ओरिजिन होती है। तो स्टूडेंट इसके एग्जांपल्स हम आपको और आगे भी बताएंगे। दिस इज ऑल ओवर टुडे, थैंक यू। Good morning students and welcome to Shivaji Group of Institutions online classes after summer vacation break. Students, before summer vacation I finished the chapters differential integration and differential equation. Students, now today I will discuss about our new chapter which is applications of integrals. Applications of integrals. Students, in previous chapter we have discussed about differential integration. So here we solve the applications of integral problems. Students, different integration means area. One of the application of integrals is different integration is finding the area. Students, एरिया को फाइंड आउट करने में हम लोग different integration को अप्लाई करते हैं या इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हैं. So in finding the area of any curve, any function, first we sketch the curve, given curve. If you sketch the given curve, then you easily find the area. So, in this chapter of class 12, application of integrals, here mainly few curves, that is straight lines, that is parabola, ellipse, that is, these are some circle, these are some curve in which problems are coming. So, today I discuss about some graphs
Without sketch the graph, you cannot find the bounded area easily. If you sketch the graph properly, then you find the area. So students, mostly the curves are mainly parabola, ellipse, circle, straight. Students, this type of curves, this is in the our syllabus of class 12. इनके कर्व के ग्राफ हमें उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारे पास आएंगी। सो बच्चों, सबसे पहले हमको पैराबोला के बारे में नॉलेज होना चाहिए। व्हाट इज पैराबोला? सो स्टूडेंट्स, पैराबोला का जो हमारे पास पैराबोला, सो स्टूडेंट पैराबोला का जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो y = 4ax होता है। इट मींस इट इज सेकेंड डिग्री इक्वल वेरिएबल एंड 1 डिग्री अदर वेरिएबल। अगर y में डबल यहाँ पर अगर 2 पावर्स लगी तो इसमें 1 होगी। ये इसकी पहचान है, ये इसका डिक्लिनेशन का सिंबल है। दैट इज द हेड इज स्क्वायर देन x पावर इज 1, इफ x इज स्क्वायर देन this पावर इज 2। सो दिस इज y = 4ax because this is positive x, so it has open mouth in positive x axis direction. So this is the graph of this y = 4ax curve. Students, here 4a, then a, 0 is this 4. So students, this is 4p and this is curve y = 4ax. This is a, 0 is 4p and students, तो 4p से होकर के हमारे पास ये लाइन जाती है और इसका परपेंडिकुलर होता है, then this is called lattice vector. And students, this is also symmetrical about x-axis. Student, this is x-axis, this is y-axis. So this area equals this area. So this is symmetrical about x-axis. About x-axis, this area equal to this area. If you find this area, then double this area, then you find total area of this, because this area and this area is equal. So you can find out this area and just double it, then find the total area bounded region of this line, this lattice vector. अगर आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है इस कर्व से ये इस लाइन के बीच का एरिया, तो हमारे पास ये जस्ट डबल होगा। यहाँ से जितना ये एरिया होगा उतना ये एरिया होगा, तो इसको डबल कर सकते हैं, तो हमारे पास ये एरिया निकल आएगा। सो दिस इज द स्केच ऑफ ग्राफ पैराबोला y = 4ax. This is the curve this. Now students, if the curve is like this, y = -4x, then just opposite this, that is -x direction. सिमिलर वे में ये हमारे पास वर्टेक्स हो जाता है, वर्टेक्स इज 0, 0 एंड सिमिलर वे में हमारे पास ये इसका कर्व का ग्राफ आता है। सो स्टूडेंट, दिस इज -a, 0 is 4p and this is lattice vector. Lattice vector students passes from 4p and perpendicular of the axis. Axis is x-axis because what is the axis? Axis of parabola is that here the mouth is open. Here mouth is open is positive x-axis, so its axis is x-axis. What is the extension of x-axis? Which is y = 0. So this is the axis. Similarly here, this area equals this area, and this is the area. So if you can draw the graph, then you find the area so easily with using definite integration. So this is the parabola. If the parabola is the type x² = 4ay,
So here you will see that y is positive and y is 1 degree and x is second degree. So this is 1 degree, so its mouth is open from upper part of y-axis, that is positive y-axis. So this is parabola x square equal to 4. Here the focus is on y-axis, it is 0 comma a, and this is the latus rectum. This is the latus rectum. So this area is equal to this area. Students, this area equal this area. So this is the curve of sketch of graph x square equal to 4a. If there is x square equal minus 4a, then similarly this you can draw the graph by below the x-axis with open mouth with negative y-axis, which is 0 comma 0 and which is foci 0 comma minus a. And if you draw the line perpendicular to the y-axis and passes from foci, this is the latus rectum. So this area is equal to this area. This is symmetrical about y-axis. This is also symmetrical about y-axis. This is symmetrical about x-axis because x-axis के ऊपर का part, x-axis के नीचे का part equal हो रहा है. This is also symmetrical about x-axis. So this is the symmetry. If there was a symmetry, if there is a symmetry, then you can find one area and just double if in the parabola. Just twice because there is twice the same area. 2 times the same area. So just double. If 3 times the same area, then 3 into 1 area. If 4 times the symmetry, then 4 times the 1 area. So this is the parabola graph, students. If you understand the graph of given curve, then you easily find the area of the curve. Now, the second one is ellipse. So ellipse, students, the graph of ellipse is that just like arrow. It's like not the totally in the shape of circle. First, this is also broad. This is the broad part and this is the lower part. So here, this is called the major axis. This is called the major axis. This is the vertex and this is the major axis. Length of major axis is 2a. And this is a comma 0, students, and this is minus a comma 0. Here is center 0 comma 0 because here is 2 spherical parts. There is 2 spherical parts, so it has 2 foci in the interior part of. So this is also a foci here, and here is also a foci. The foci is 80 comma 0, and here is foci is minus 80 comma 0. So this is the shape of ellipse, students. S dash. This is called foci, students. Where E is eccentricity. E is eccentricity. And we will use a square equal to 1 minus a square. Students, this is the minor axis. Because minor, why we say minor? Because this is length is small according to major axis. Major axis is so broad with the compare of minor axis. So this is minor axis, students. Here capital A axis, and here is B and B dash. Its coordinate is 0 comma B and its coordinate is 0 comma minus B, and this is total and this 2 comma 2B. So students, major axis, length of major axis equal to 2A, length of major axis, length of minor axis. So minor axis, students, equal to 2B, and finding the eccentricity
using formula b square equal to 1 minus e square. Here e is less than 1. Students, eccentricity जो इलिप्स में होती है वो 1 से लेस होती है स्टूडेंट्स. So this is the one. If students this ellipse is rotated, that is when y-axis is so broad in y-axis, that is in this form. If ellipse is in this form, then this one is called major axis and this one is called minor axis. And here is focus. Focus is in the y-axis. Here focus in the x-axis. So this is the shape of ellipse. The area of total ellipse is, and also students, in ellipse, this ellipse divides the area of the x-axis and y-axis in 4 parts, and each part has equal area. So if you find this area, then multiply 4 times, then you find the total area of the ellipse. So find out this area and multiply by 4, then you find the total area of this, because this is symmetrical about x-axis and y-axis. This area and this area is equal, this area and this area is total, and this area and this area is also equal. So total, find out one area and then multiply by 4 with this. So it is ellipse. Students, मैं सब कर्व को आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको जब कर्व का नॉलेज हो जाएगा एक बार कि हम कर्व कौन सा कर्व का हमें एरिया निकालना है, तो आपको इसका आसानी के साथ आप इसका एरिया बाउंड्री एरिया निकाल सकते हैं. जब आपका कर्व ही नहीं नॉलेज होगा कि कर्व कौन सा है, किस प्रकार का उसका ग्राफ बनेगा, तो आप बाउंड्री रीजन ही नहीं निकाल पाएंगे, सेक्टर रीजन नहीं निकाल पाएंगे कि हमें कौन सा एरिया चाहिए. तो इसके लिए आपको इनका ग्राफ का नॉलेज होना जरूरी है. नाउ स्टूडेंट्स, moving on to circle. Circle. What is circle? So circle is if there is a fixed point and there is a moving point. If this move point, then the path is pointed out, and if this the radius, and without changing the length of this, then the path is formed is called circle. This is fixed point and this is moving point, and when this point is moved without changing its length, then the path is formed is called circle. So students, this type is called circle, because here this point is found here, then you find that this is also R, this is also R. So this type of हमारे पास पैथ बनेगा वो हमारे पास सर्कल बनेगा स्टूडेंट्स. So this is fixed point center. Now students, this is a circle. Now equation of circle. I already told you in the chapter differential equation all the curves and with formulas. So students, आप वहां जाकर के उस चैप्टर्स में आप देख लीजिए. मैंने सारे कर्व्स के आपको फॉर्मूले बताए होंगे और उसका मैंने कौन सा सर्कल की क्या इक्वेशन होती है, इलिप्स की क्या इक्वेशन होती है, मैंने पहले बता चुका हूं. फिर भी मैं ग्राफ को ड्रा करके बीच में दिखा देता हूं. इक्वेशन ऑफ सर्कल. This is x-axis, this is y-axis, and this is origin. Now, if origin is center and radius is a, then the radius is a. So equation of circle, so center is 0, 0, radius is a. When center is 0, 0 and radius is a, then equation of circle x minus 0 square plus y minus 0 square is equal to, because center is 0, 0, equal to a square. That is x square plus y square is equal to a square. If that is in general, if center is h comma k, then circle equation x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to a square. If center is h comma k, then equation of circle is this.
And when center is 0, 0, then h is 0, a is 0, then the situation of circle is this. So students, now if circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, this is general equation of circle. Students, in circle the coefficient of x square, coefficient of y square is same. That is, here is a equal to 1, that is this is 1, this is 1. If there is 2, then also 2. Then it represent the circle. So for circle, the coefficient of x square and coefficient of y square will be same. So circle, this is also represent circle, and its center is minus g comma minus f, and radius is under root g square plus f square minus c. So this is the also it forms a circle, and the whose center is this. Compare this. For example, students, if this is x square plus y square plus 2x plus 4y plus 5, then find its center and radius. So students, compare this. So 2g is equal to 2. Here compare 2g equal to your coefficient of x is 2g. Here coefficient of x is 2. First you say that coefficient of x square, coefficient of y square is will be same equal. यहाँ पर coefficient x square y square का equal होना चाहिए. Should be equal. So 2g here is equal to g equal to 1. Here 2f equal to 4. Therefore y coefficient is 2f. So 2f equal to 4. Then this is f equal to 2. So students, center is minus g comma minus f. So this is minus 1 comma minus 2, and radius, this is formula you can find the radius. So this is a graph of circle, and so more types of circle which passes through x-axis, which passes through which touches the y-axis. I explain in the chapter differential equation. So see this, see there of circles equation. Now student, straight line. Straight lines. Students, straight lines general equation. General equation of straight line. Equation, general equation of a straight line is ax plus by plus c. That is linear in x and y. That is power of degree of x is 1 and degree of y is also 1. When any equation is linear in x and y, then it is called a straight line. This forms a straight line. For example, 2x plus 3y plus 5 is equal to 0. This is the straight line. So, how we can draw this straight line? So, students, here you can see. Make a table, students. Here, 3y is equal to minus 2x minus 5. Now, students, make a table. X, y. Put x equal to 0. Where x equal to 0, then y equal to minus 5 upon 3. Good. When put y equal to 0, then value of x will be minus 5 upon 2. Divided then minus 5 upon 2. So students, draw its graph. 0 comma minus 5 upon 3. It means point is 0 comma minus 5 upon 3 and minus 5 upon 2 comma 0. So 0 comma minus 5 minus y coordinate is minus. So this is here something here. It is minus 0 comma minus 5 upon 3. And minus 5 by 2 comma 0. This is in x-axis because y coordinate is 0. So this is in x-axis with negative. This is minus 5 upon 2 comma 0. So this line is drawn like this. So this is the line you can draw. If you draw the graph, then you can easily find the A. I say, when you draw the graph of any curve which is should be also a parabola, can be ellipse, can be circle, can be straight line, whatever. If you sketch the graph, then you find the area easily. इसीलिए बच्चों सबसे पहले मैं इस चैप्टर में आपको थोड़ा से
if line is y equal to 2x, then students it passes through origin because y equal to mx is passes through origin. y equal to mx टाइप की लाइन होती है वो origin से पास होती है और उसको आप ड्रा भी कर सकते हैं जैसे टेबल बना करके if you put y equal to 0 then x equal to also 0, so this is passes through origin 0 comma 0. Now some more curves, students. Some more curves. Students, here are some more curves that is like sin x. That is function y equal to sin x. So y equal to sin x, you all know the graph of y equal to sin x. Y equal to sin x is the graph of y equal to sin x is this one. Because sin 0 is 0, for x equal to 0, y equal to 0. So here is 0 comma 0. And if you put x equal to pi by 2, then y equal to 1. So y equal to 1, then this value, highest value is pi by 2. So this coordinate is pi by 2 comma 0. Here is this point is pi. Because sin pi is 0, so y equal to 0. So this is also from. So here 3 pi by 2, this point is 3 pi by 2 students, 3 pi by 2 comma 0. This is also 2 pi comma 0. So this is the graph of y equal to sin x. If you find this area from 0 to pi, this area you find, then find out this area and just double. This is positive area because upper side this is the also the area below the x-axis. So this is the graph of y equal to sin x. Similarly, y equal to cos x. Students, y equal to cos x. When we put x equal to 0 here, then y is 1. Cos 0 is 1. So here is start the graph. This is the graph of y equal to cos. This is the 0 comma 1. Here pi by 2 comma 0. Because when you put x equal to pi by 2, then y equal to 0. Here pi comma 0. Because cos pi is minus 1, so this is negative minus 1. So pi comma 0. This is 3 pi by 2 comma and so on. This is a graph of y equal to cos x. So students, these are some graphs of given curves, that is ellipse. If you sketch these graphs so easily, then you easily find the area. So student, sketch this graph now. In the next video, I will find the area of some curves. Thank you, students. हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 सामान्य हिंदी के अंतर्गत बच्चों, मैंने अपने पूर्व के वीडियो में आपको छंद के अंतर्गत चौपाई छंद का लक्षण और उसका उदाहरण बताया था। मैंने आपको 2 चरणों में मात्राएं लगाकर बताई थी, स्पष्ट की थी। 2 चरण शेष रह गए थे। तो 2 चरण, जो अंतिम 2 चरण आए थे, वो इस प्रकार थे। अमीय मूरी में चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवार। पूर्व के वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि स्वर के अनुसार मात्राओं का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यदि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ अनुनासिक आता है, तो इसके लिए जो है एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है। मात्रा का प्रयोग किया जाता है और इसे क्या बोलते हैं, ह्रस्व या लघु मात्रा बोलते हैं।
तथा आहा के लिए वक अर्थात दीर्घ मात्रा का या दीर्घ या गुरु मात्रा का प्रयोग किया जाता है। बच्चों अब हम यहाँ देखते हैं छोटा एक मात्रा। अब देखिए इसमें कौन सा स्वर लगा हुआ है, बड़ी, तो कितनी मात्राएं होंगी, 2। फिर देखिए बड़ा ओ तो 2 मात्राएं, छोटी ई 1 मात्रा, छोटा आ 1 मात्रा, 1 मात्रा, चूरन बड़ा ओ आ रहा है तो कितनी मात्राएं लगेंगी, 2 मात्राएं, फिर छोटा आ रहा है तो 1 मात्रा, फिर 1। इसके बाद देखिए बड़ा आ है, बड़ा आ स्वर है तो कितनी मात्राएं लगेंगी, वक्र मात्राएं यानी 2 मात्राएं लगेंगी, और यहाँ पर भी कितनी मात्राएं होंगी, 2 मात्राएं। अब इस तरह हम गिन लेते हैं, 3 3 6 6 4 10 10 और 6 16 मात्राएं। तो कितनी मात्राएं हैं बच्चों, 16 है मात्राएं। इसके बाद देखिए बच्चों समन सकल, समन की 1 1 1 1 1 1, भज 1, रुज, रुज में छोटा ओ है बच्चों तो इसलिए इसकी कितनी मात्रा लगेगी, 1 मात्रा, 1 मात्रा, फिर 1 वारू, वा में बड़ा है तो कितनी मात्राएं लगेंगी बच्चों, 2 मात्राएं, और रू में बड़ा ऊ है तो कितनी मात्राएं लगेंगी, 2 मात्राएं। अब ये लेते हैं 3 3 6 6 4 10 10 और 6 कितनी हुई, 16 मात्राएं। तो बच्चों मैंने आपको लक्षण चौपाई का क्या बताया था कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं और चरणों के अंत में 2 गुण का आना शुभ माना जाता है। तो जो मैंने यहाँ पर छंद लिखा है उसके कितने चरण हैं, 4 चरण हैं। प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं आ रही हैं बच्चों, 16 16 मात्राएं आ रही हैं। और देखा आपने कि यहाँ पर 2 गुण का आना शुभ माना जाता है, ये विशेषता निकल गई। अतः यहाँ पर बच्चों कौन सा छंद है, चौपाई छंद है। चौपाई छंद के बाद बच्चों जो छंद आपको पढ़ना है वो छंद है दोहा छंद। दोहा छंद, दोहा छंद का लक्षण या परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या होगी, दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। बच्चों स्पष्ट हुआ। अर्ध सममात्रिक छंद किसे कहते हैं, जिसके आधी चरणों में समान मात्राएं होती हैं और आधी चरणों में समान मात्राएं होती हैं, उसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। तो दोहा का लक्षण क्या है, दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्राएं तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अब बच्चों हम उदाहरण के द्वारा इसको और अच्छे
अच्छे तरीके से समझेंगे। बहुत ही सरल दोहा मैं आपको समझाने जा रही हूँ। उदाहरण देखिए, रही मन धागा प्रेम का, रही मन धागा प्रेम का। बच्चों, जब भी आप उदाहरण लिखें तो हमेशा एक लाइन छोड़कर लिखें, मात्राएं लगाने में आसानी होती है और देखने में हमारी जो विषय वस्तु होती है वो आकर्षक होती है। तो रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए टूटे से फिर ना जुरे गांठ पड़ जाए, गांठ पड़ जाए। इस उदाहरण में हम क्या लगाएंगे? मात्राएं। तो रही मन एक धागा, दोनों में बड़ा स्वर आ रहा है तो कितनी मात्राएं लगेंगी? वक्र लगेगा, दीर्घ मात्रा लगेगी। इसी तरह प्रेम में दीर्घ लघु दीर्घ, ये लेते हैं 4 4 4 8 10 3 13 मात्राएं। तो कितनी मात्राएं आई बच्चों? 13 मात्राएं। इसके बाद देखिए बच्चों, मत एक तोड़ो में कितनी लगेंगी? 2 तोड़ो चटकाए। अब देखिए 6 6 4 10 1 11 मात्राएं। तो कितनी मात्राएं आई बच्चों? 11 मात्राएं। इसके उपरांत देखिए बच्चों, टूटे में भी कितने लगेंगे? दीर्घ से में दीर्घ, फिर में एक ना में क्या लगेगा? एक, जुरे में। अब इस तरह देखते हैं बच्चों, 6 6 4 10 12। तो यहाँ पर क्या होगा? ना। तो यहाँ कितनी हो जाएंगी? 3। अब इस तरह बच्चों कितनी मात्राएं होंगी? 13 मात्राएं। कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं। इसके उपरांत देखिए बच्चों, जुरे में क्या होगा? लघु, रय में अय की मात्रा तो दीर्घ होगा, गांठ में आ रहा है तो क्या होगा? दीर्घ मात्रा, ठा में छोटा तो लघु, परी में एक, जाय में 2 1, मिल लेते 3 3 6 6 4 10 1 11। तो कितनी मात्राएं हैं बच्चों? 11 मात्राएं। बच्चों, इस उदाहरण में देखा आपने कि दोहा एक अर्धसम्मात्री छंद है जिसके 4 चरण हैं। इसके प्रथम और द्वितीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होने के कारण यह छंद कौन सा छंद है? दोहा छंद है। बच्चों, परीक्षा के दौरान लक्षण लिखकर यदि आप उदाहरण लिखने के उपरांत मात्राओं को लगाकर अच्छे से लिख देते हैं तो आपको स्पष्टीकरण लिखने की जरूरत नहीं। अब बच्चों, मैं जो आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वो छंद है सोरठा छंद। सोरठा सबसे पहले जान लेते हैं इसका लक्षण परिभाषा भी आप इसको बोल सकते हो। लक्षण क्या है? सोरठा एक अर्धसम्मात्री छंद है। अर्धसम्मात्री छंद है जिसके 4 चरण होते हैं, जिसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम व तृतीय चरण में इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11 मात्राएं 11
11 मात्राएं और द्वितीय व चतुर्थ चरण में द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। यह दोहे का उल्टा होता है। आप बच्चों उदाहरण देखिए इसका। परिभाषा क्या बताई मैंने सोरठा की? सोरठा एक अर्ध समार्थिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11, द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अतः यह दोहे का क्या होता है? उल्टा होता है। उदाहरण देखिए। उदाहरण जे सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिबर वदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन अब बच्चों इस उदाहरण में मैं मात्राएं लगा रही हूँ। जा में कौन सी मात्रा है? ए। तो ए के लिए मैंने आपको क्या बताया था? कौन सी मात्रा लगेगी? दीर्घ। फिर सुमिरत में छोटा हूँ ए। सिद्धि में भी बच्चों कितने लगेगी? छोटी। यहाँ पर स्वर आ रहा है तो लघु। फिर होय में ओ की मात्रा है तो दीर्घ, और या में आ की मात्रा छोटा आ होने के कारण कौन सा लगेगा? लघु मात्रा। अब हम गिन लेते हैं। 3, 3, 6, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 10, 1, 11। तो कितनी मात्राएं हैं बच्चों? 11 मात्राएं। अब आते हैं बच्चों द्वितीय चरण में। गणनायक 1, नायक में क्या है? बड़ा है, तो कौन सी मात्रा लगेगी बच्चों? दीर्घ। 1, करिवर वदन। गिन लेते हैं। 4, 4, 8, 10, 3, 13 मात्राएं। कितनी मात्राएं हैं द्वितीय चरण में? 13 मात्राएं। इसके बाद बच्चों आते हैं तृतीय चरण में। करो 1, अनुग्रह को आप विशेष ध्यान दीजिए। 1, ग्रह की जो आधी मात्रा वो इसके साथ क्या होगी? जुड़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? दीर्घ हो जाएगा। फिर 1, फिर 2, 1। तो इस तरह कितनी हुई बच्चों? 3, 3, 6, 6, 2, 8, 10, 1, 11 मात्राएं। कितनी मात्राएं हुई बच्चों? 11 मात्राएं। इसके बाद देखिए बच्चों बुद्धि में भी धा की जो एक मात्रा है, चूंकि ये कैसा है? संयुक्त
उसका उदाहरण बताया था। मैंने आपको 2 चरणों में मात्राएं लगाकर बताई थी, स्पष्ट की थी। 2 चरण शेष रह गए थे। तो 2 चरण, जो अंतिम 2 चरण आए थे वो इस प्रकार थे: अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवार। पूर्व के वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि स्वर के अनुसार मात्राओं का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यदि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ अनुनासिक आता है तो इसके लिए जो है एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है, मात्रा का प्रयोग किया जाता है और इसे क्या बोलते हैं, ह्रस्व या लघु मात्रा बोलते हैं। और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग तथा आहा के लिए वक्र अर्थात दीर्घ मात्रा का या दीर्घ या गुरु मात्रा का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, अब हम यहाँ देखते हैं छोटा एक मात्रा। अब देखिए इसमें कौन सा स्वर लगा हुआ है, बड़ी, तो कितनी मात्राएं होंगी, 2। फिर देखिए बड़ा ओ तो 2 मात्राएं, छोटी ई 1 मात्रा, छोटा आ 1 मात्रा, 1 मात्रा। चूरन बड़ा ओ आ रहा है तो कितनी मात्राएं लगेंगी, 2 मात्राएं। फिर छोटा आ रहा है तो 1 मात्रा, फिर 1। इसके बाद देखिए बड़ा आ है, बड़ा आ स्वर है तो कितनी मात्राएं लगेंगी, वक्र मात्राएं यानी 2 मात्राएं लगेंगी। और यहाँ पर भी कितनी मात्राएं होंगी, 2 मात्राएं। अब इस तरह हम गिन लेते हैं, 3 3 6 6 4 10 10 और 6 16 मात्राएं। तो कितनी मात्राएं हैं बच्चों, 16 मात्राएं। इसके बाद देखिए बच्चों समन सकल, समन की 1 1 1 1 1 1, भज 1, रुज, रुज में छोटा ओ है बच्चों तो इसलिए इसकी कितनी मात्रा लगेगी, 1 मात्रा, 1 मात्रा, फिर 1, फिर 1। वा में बड़ा है तो कितनी मात्राएं लगेंगी बच्चों, 2 मात्राएं। और रू में बड़ा ऊ है तो कितनी मात्राएं लगेंगी, 2 मात्राएं। अब ये लेते हैं 3 3 6 6 4 10 10 और 6 कितनी हुई, 16 मात्राएं। तो बच्चों मैंने आपको लक्षण चौपाई का क्या बताया था कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं और चरणों के अंत में 2 गुण का आना शुभ माना जाता है। जो मैंने यहाँ पर छंद लिखा है उसके कितने चरण हैं, 4 चरण हैं। प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं आ रही हैं बच्चों, 16 16 मात्राएं आ रही हैं। और देखा आपने कि यहाँ पर 2 गुण का आना शुभ माना जाता है, ये विशेषता निकल रही। अतः यहाँ पर बच्चों कौन सा छंद है, चौपाई छंद है। चौपाई छंद के बाद बच्चों जो छंद आपको पढ़ना है वो छंद है दोहा छंद। दोहा छंद, दोहा छंद का लक्षण या परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या होगी, दोहा एक अर्ध सममात्रिक मात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम व तृतीय, इसके
तथा, द्वितीय और तथा, द्वितीय व, द्वितीय व चतुर्थ चरण में, चतुर्थ चरण में, चरण में 11 मात्राएं होती है। बच्चों स्पष्ट हुआ? अर्धसमात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिसके आधे चरणों में समान मात्राएं होती हैं और आधे चरणों में समान मात्राएं होती हैं, उसे अर्धसमात्रिक छंद कहते हैं। तो दोहा का लक्षण क्या है? दोहा एक अर्धसमात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्राएं तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अब बच्चों हम उदाहरण के द्वारा इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। बहुत ही सरल दोहा मैं आपको समझाने जा रही हूँ। उदाहरण देखिए, रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का। बच्चों जब भी आप उदाहरण लिखें तो हमेशा एक लाइन छोड़कर लिखें, मात्राएं लगाने में आसानी होती है और देखने में हमारी जो विषय वस्तु होती है वो आकर्षक होती है। तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, मत तोड़ो, तोड़ो चटकाए, चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े, फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, जुड़े गांठ पड़ जाए। इस उदाहरण में हम क्या लगाएंगे? मात्राएं। तो रहीमन एक धागा, दोनों में बड़ा स्वर आ रहा है तो कितनी मात्राएं लगेंगी? वक्र लगेगा, दीर्घ मात्रा लगेगी। इसी तरह प्रेम में दीर्घ, लघु, दीर्घ, ये लेते हैं 4, 4, 8, 10, 3, 13 मात्राएं। तो कितनी मात्राएं आई बच्चों? 13 मात्राएं। इसके बाद देखिए बच्चों, मत एक, तोड़ो में कितनी लगेंगी? 2, तोड़ो चटकाए। अब देखिए 6, 6, 4, 10, 1, 11 मात्राएं। तो कितनी मात्राएं आई बच्चों? 11 मात्राएं। इसके उपरांत देखिए बच्चों, टूटे में भी कितने लगेंगे? दीर्घ, से में दीर्घ, फिर में एक, ना में क्या लगेगा? एक, जुड़े में। अब इस तरह देखते हैं बच्चों, 6, 6, 4, 10, 12। तो यहाँ पर क्या होगा? ना। तो यहाँ कितनी हो जाएंगी? दीर्घ। अब इस तरह बच्चों कितनी मात्राएं होंगी? 13 मात्राएं। कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं। इसके उपरांत देखिए बच्चों, जुड़े में क्या होगा? लघु, रय में अय की मात्रा तो दीर्घ होगा, गांठ में आ रहा है तो क्या होगा? दीर्घ मात्रा, ठा में छोटा तो लघु, परी में एक, जाय में 2, 1, लेते 3, 6, 6, 4, 10, 1, 11 मात्राएं। तो कितनी मात्राएं हैं बच्चों? 11 मात्राएं। बच्चों इस उदाहरण में देखा आपने कि दोहा एक अर्धसमात्रिक छंद है जिसके 4 चरण हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होने के कारण यह छंद कौन सा छंद है? दोहा छंद है। बच्चों परीक्षा के दौरान लक्षण लिखकर यदि आप उदाहरण लिखने के उपरांत मात्राओं को लगाकर अच्छे से लिख देते हैं तो आपको स्पष्टीकरण लिखने की जरूरत नहीं होगी। अब बच्चों मैं जो आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वो छंद है सोरठा छंद। सोरठा सबसे पहले जान
अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं, जिसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम व तृतीय चरण में इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11 मात्राएं 11 मात्राएं और द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। यह दोहे का उल्टा होता है। आप बच्चों उदाहरण देखिए इसका। परिभाषा क्या बताई मैंने सोरठा की? सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11, द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अतः यह दोहे का क्या होता है? उल्टा होता है। उदाहरण देखिए। सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन अब बच्चों इस उदाहरण में मैं मात्राएं लगा रही हूँ। जा में कौन सी मात्रा है? ए। तो ए के लिए मैंने आपको क्या बताया था? कौन सी मात्रा लगेगी? दीर्घ। फिर सुमिरत में छोटा हूँ ए। सिद्धि में भी बच्चों कितने लगेगी? छोटी यहाँ पर स्वर आ रहा है तो लघु। फिर होय में ओ की मात्रा है तो दीर्घ, और या में आ की मात्रा छोटा आ होने के कारण कौन सा लगेगा? लघु मात्रा। आप हम गिन लेते हैं। 3, 3, 6, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 10, 1, 11। तो कितनी मात्राएं हैं बच्चों? 11 मात्राएं। अब आते हैं बच्चों द्वितीय चरण में। गणनायक 1, नायक में क्या है? बड़ा है, तो कौन सी मात्रा लगेगी बच्चों? दीर्घ। 1, करिवर वदन। गिन लेते हैं। 4, 4, 8, 2, 10, 3, 13 मात्राएं। कितनी मात्राएं हैं द्वितीय चरण में? 13 मात्राएं। इसके बाद बच्चों आते हैं तृतीय चरण में। करव 1, अनुग्रह को आप विशेष ध्यान दीजिए। 1, ग्रह की जो आधी मात्रा वो इसके साथ क्या होगी? जुड़ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? दीर्घ हो जाएगा। फिर 1, फिर 2, 1। इस तरह कितनी हुई बच्चों? 3, 3, 6, 6, 6, 2, 8, 10, 1, 11।
6 4 10 3 13 मात्राएं। तो बच्चों यहाँ पर कितनी आई मात्राएं? 13 मात्राएं। अब बच्चों देखा मैंने कि आपको सोरठा छंद का लक्षण क्या बताया था मैंने कि सोरठा एक अर्धसमार्थिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं। यहाँ कितने चरण हैं? 4 चरण हैं, जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी 13 मात्राएं आ रही हैं। अतः यह क्या है बच्चों? सोरठा छंद। आज के लिए बच्चों इतना ही पर्याप्त है। हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 सामान्य हिंदी के अंतर्गत बच्चों हम छंद टॉपिक पढ़ रहे थे। अपने पूर्व के वीडियो में मैंने आपको चौपाई, दोहा, सोरठा, छंद का लक्षण, उदाहरण और स्पष्टीकरण बताया था। आज इसी टॉपिक को जारी करते हुए मैं आपको जो छंद बताने जा रही हूँ वो है कुंडलिया छंद। बच्चों दोहा, चौपाई और सोरठा छंद को आपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि कुंडलिया छंद की परिभाषा या उसका लक्षण। तो सबसे पहले क्या जानेंगे? परिभाषा।
बनता कौरिया, बेटा बनता, बेटा बनता कौरिया, कौरिया, यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन, यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार, राजमंत्री जो कोई, राजमंत्री जो कोई, कोई विप्र पड़ोसी, विप्र, विप्र पड़ोसी, विप्र पड़ोसी, वैद आपको तपे रसोई, वैद आपको तपे रसोई, तपे रसोई, विप्र पड़ोसी, वैद आपको तपे रसोई, कै गिरधर कपिलान, कै गिरधर, कै गिरधर, कै गिरधर कपिलाय, कपिलाय, जुगत सो यह चलियाई, जुगत, जुगत सो यह चलियाई, चलियाई, इन तेरे को, इन तेरे को, इन तेरे को तरह दिए, तरह दिए, बन आवे सान, बन आवे सान, बच्चों ये मैंने यहाँ पर दरिया छंद लिखा है। सानी गए न कीजिए गुर पंडित कबियार, बेटा बनता कौरिया, यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार, राजमंत्री जो कोई, विप्र पड़ोसी, वैद आपको तपे रसोई, कै गिरधर कपिलाय, जुगत सो यह चलियाई, इन तेरे को तरह दिए, बन आवे सान। अब बच्चों ये जो उदाहरण मैंने लिखा है, सबसे पहले हम इसमें मात्राएं लगाते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ कौन सा स्वर आ रहा है, बड़ा, और बड़ा कैसा है, दीर्घ। तो इसके लिए कौन सी मात्रा लगेगी, यानी बा, इसके लिए भी दीर्घ। और आय की मात्रा के लिए भी बच्चों प्रारंभ मैंने क्या बताया था, दीर्घ, और रा के साथ छोटा या ह्रस्व आ है तो इसकी लघु मात्रा, इसकी भी क्या होगी बच्चों, लघु। फिर कैसी होगी, दीर्घ मात्रा। इसके बाद बच्चों क्या आएगा, लघु। फिर इसके बाद क्या आएगी, दीर्घ मात्रा, गुरु। गुरु में बच्चों दोनों स्वर लघु हैं, इसलिए इन दोनों की मात्रा क्या होगी, लघु, लघु। इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर जो है संयुक्त व्यंजन आ रहा है, तो संयुक्त व्यंजन का जो आधा व्यंजन है वो किसके साथ जुड़कर दीर्घ हो जाएगा, पा के साथ। तो यहाँ पर इसकी कितनी मात्रा हो जाएगी, दीर्घ, डा की लघु, और डा की क्या हो जाएगी, लघु मात्रा हो जाएगी। इसके बाद बच्चों कवि में भी क्या होगा, लघु और लघु। यार में बड़ा है, आ रहा है, तो बच्चों क्या होगा, दीर्घ, और रा की क्या होगी, लघु। अब हम इन मात्राओं को गिन लेते हैं कि 24 मात्राएं हुई। देती हूँ, 4, 4 8, 8 5 13, 13 2 15, 15 5 20, और 20 4 कितनी हुई बच्चों, 24 मात्राएं। कितनी मात्राएं हैं बच्चों यहाँ पर, 24 मात्राएं। अब दूसरी पंक्ति में भी हम मात्राएं लगाकर स्पष्ट कर लेंगे।
अंत भी हो रहा है। तो अतः बच्चों यहाँ पर कौन सा छंद हुआ?